हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के बिहार बोर्ड की होने वाली वार्षिक परीक्षा 2022 में पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारा पहला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो कैसे निर्वाचन किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मतलब हो गया लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और ये प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 में दर्ज है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में ये प्रोसीजर बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। सही उत्तर है 25। कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब यह होता है मित्रों कि इतनी संख्या तो कम से कम होनी ही है सदन की कार्यवाही के लिए। तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कोरम के लिए कुल संख्या का 1/10% होना चाहिए। तो चूंकि राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हैं, तो 250 सदस्य का 1/10 25 हो जाएगा। और यदि लोकसभा की बात की जाती तो इसका 55 हो जाता है, क्योंकि 545 सदस्य होते हैं, तो उसका 1/10 अगर करें तो 55। तो लोकसभा का 55 और राज्यसभा का 25 कोरम के लिए। तो इतने सदस्य होंगे तभी सदन की कार्यवाही आरंभ होगी, अन्यथा स्थगित कर दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम हो सकती है 552, इससे अधिक नहीं हो सकती। तो अभी फिलहाल लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और जो पदेन होता है जिसे हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं राज्यसभा का, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 में वर्णित है। अनुच्छेद 64 में यह बात वर्णित है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति भी होगा। तो ये सही उत्तर है हमारा, उपराष्ट्रपति पदेन। अगला हमारा प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? बहुत आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर है 5 वर्ष। और ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ मेरे दोस्तों? तो ये हुआ 1992 में, 1992। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अनुसूची की अगर बात की जाए तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और यदि भाग पूछता कि कौन सा भाग जोड़ा गया, तो सही उत्तर होता भाग 9। तो भाग 9 जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो इसमें दो चीजें की गई थी, एक तो भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। तो हमारा सवाल नंबर 26 का सही उत्तर है सी। हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? बहुत आसान सा प्रश्न है। विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद पूछा जाता तो 23 वर्ष। उसी तरह से लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष आयु की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुग्रह सदस्य सीमा क्या है? तो अधिकतम 500 हो सकती है, इससे अधिक नहीं। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा विधानसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश में है, संख्या है 403। और अधिकतम कितनी हो सकती है? 500, इससे ज्यादा नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र है? विधान परिषद पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, तो सही उत्तर है 30। विधानसभा पूछा जाता तो 25 और विधान परिषद पूछा गया है तो 30 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 249। और जैसा कि आपको मालूम है, केंद्रीय सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं। तो भारत की संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। और यह शक्ति कब कहां मिली है? अनुच्छेद 249 में मिली है भारत के संसद को, भारत के संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? बहुत आसान सा प्रश्न है, सही उत्तर है 1951। हमारा अगला प्रश्न है, संवैधानिक
विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है 5, कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के सब माफ करेंगे 145 के सब सेक्शन 3 में दर्ज है। तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद इसमें वर्णित है कि 5 सदस्य होंगे, संवैधानिक न्यायाधीशों की बेंच में 5 सदस्य होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? सही उत्तर है त्रिस्तरीय, ग्राम सभा, जिसे आगे बढ़ेंगे तो पंचायती राज में ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, और तीसरे स्तर पर जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत, जिसे विलेज पंचायत भी कहा जाता है अंग्रेजी में, उसके बाद ब्लॉक समिति, जिसे पंचायत समिति भी बोलते हैं, ये ब्लॉक के स्तर पर होता है, और उसके बाद जिला के स्तर पर जिला परिषद। तो ये हमारा सही उत्तर होगा त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता कमेटी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? सही उत्तर है द्रविड़ मुनेत्र कजगम, डीएमके, दक्षिण भारत की एक बहुत ही प्रमुख राजनीतिक दल है। हमारा अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष में हुआ था? सही उत्तर है 6 दिसंबर 1992, 1992 बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था 1992 को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है, जिसे रेसिडुअरी पावर्स बोलते हैं। तो एक तो केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची, फिर तीसरी समावर्ती सूची। उनके अलावा अगर कोई विषय बच गए तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो सही उत्तर है केंद्र। तो केंद्र के पास ये अधिकार है, संसद में कानून बनाने का अधिकार है विशिष्ट शक्तियों पर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य, जिसे हम सोवरेन कहते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है और इसके ऑप्शंस भी बहुत इजी हैं। सही उत्तर है वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं, यानी भारत को कोई ये नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। भारत की सरकार इस बात को खुद ही निर्णय लेगी कि उसे क्या करना है क्या नहीं। तो सही उत्तर है सी, संप्रभुता का मतलब यही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी बोलते हैं, जो कि भारत के संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में दर्ज है। तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, फिर 11 हो गए हैं। तो ये भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह दर्ज किया गया, 42वें संविधान संशोधन में। और स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और ये पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को हमने इलेक्ट किया, मतलब वहां से प्रेरित होकर हमने इसे जोड़ा है। जैसे बिल ऑफ राइट, जिसे हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज ये पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादन श्रीमान अशोक चंद्र जी हैं। सही उत्तर अशोक चंद्र। और हमारे आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है क्या? उपयुक्त तीनों। फेडरल स्ट्रक्चर में संविधान की सर्वोच्चता भी होती है, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय भी होते हैं, और शक्तियों का पृथक्करण भी होता है, यानी विभाजन भी होता है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।